घर का प्राइस है 1 करोड़ लेकिन रेंट है 30,000। So how do I decide between the two? आपके पापा मम्मी ने बोला होगा कि बेटा इतना रेंट दे रहा है, इससे अच्छा तो घर खरीद लेते। तो आखिरकार आपको घर खरीदना चाहिए कि रेंट करना चाहिए, इस डिबेट को खत्म करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाया हूं जहां पे आप सारे वेरिएबल्स डाल सकते हैं। वी विल नो कौन सा ज्यादा फायदेमंद। हम इस एक्सेल शीट को दो भाग में समझेंगे, पहले बाय और रेंट। तो बाय से शुरुआत करते हैं। ये घर की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ में से 20 लाख आप डाउन पेमेंट देते हैं खुद के सेविंग से, और बाकी का जो पैसा है यानी कि 80 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं, और इस पे ब्याज 9% होगा, और इस लोन का ड्यूरेशन होगा 20 साल, और इस घर की ईएमआई बनती है 72,364 रुपीज एवरी मंथ, और ये घर अब हो गया है आपका। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो आपको 9% दिख रहा है ना, 9% जो ब्याज है ये हर साल लग रहा है, और 20 साल में ये नंबर काफी बड़ा हो जाता है। तो मतलब 20 साल में आपको 80 लाख नहीं देने हैं बैंक को, आपको देने हैं 1.73 करोड़, यानी कि डबल से थोड़ा ज्यादा। लेकिन देखिए 20 साल काफी लंबा समय है और घर की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो घर की वैल्यू भी बढ़ेगी तो शायद ये इट माइट वर्क आउट। लेकिन घर की कॉस्ट क्या हुई, ये तो नहीं है। घर की कॉस्ट में थोड़े और चीजें ऐड करने पड़ेंगे जो शायद आप सोचे भी नहीं थे। पहले चीज है एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स, ये सबको देना पड़ता है। मैं स्टैंडर्ड यहां पे इसको 50,000 रुपए लिख रहा हूं, और हर साल ये 5% से बढ़ता रहेगा। आप अपने हिसाब से इस नंबर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि 20 साल में आपने 16.53 लाख रुपीस प्रॉपर्टी टैक्स में खर्चे हैं। फिर है एनुअल सोसाइटी मेंटेनेंस जो है 50,000 रुपए साल का, हर साल ये भी 5% से बढ़ेगा, ये भी प्रॉपर्टी टैक्स के इक्विवेलेंट है 16.5 लाख। एंड फाइनली हाउस मेंटेनेंस, इसमें हर चीज घर की आ जाएगी, आपको मरम्मत करनी है, पेंट करना है, कुछ करना है। इसको मैं ले रहा हूं 10,000 पर ईयर। ऑनेस्टली मेरे को लगता है थोड़ा कम है। जब आप इमोशनल डिसीजन को घर का लेते हैं, आप सोचते हैं भैया हर चीज यहाँ पे बढ़िया होना चाहिए, तो आप साल के 10,000 तो नहीं खर्चोगे। लेकिन चलो मैंने लो नंबर लिया है, आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो। यानी कि टोटल एक्सपेंसेस आउटसाइड ऑफ ओनिंग द होम, उसका मेंटेनेंस और ये सब मिला के कुछ 36 लाख रुपीस बनता है 20 साल में। लेकिन घर का टोटल कॉस्ट क्या है? पहले हमारा इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद है टोटल रीपेमेंट टू बैंक, कुछ 1.73 करोड़ है, जिसमें से 80 लाख आपका प्रिंसिपल है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 लाख आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया है, तो इसको भी ऐड करना है। और फाइनली जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है 36 लाख के, वो भी ऐड करना है। ये घर का कॉस्ट 1 करोड़ प्लस एक्सपेंसेस प्लस ब्याज टोटल आता है 2.3 करोड़ रुपीस। एनीवे, वैल्यू घर की तो बड़ी होगी 20 साल में, तो इसका नेट गेन हम थोड़े बाद में निकालेंगे। अभी देखते हैं कि जो रेंट वाले भाई साहब है उनका क्या मैथ है। तो मैं रेंट वाले शीट में जा रहा हूं। अब ये भाई साहब 30,000 रुपए दे रहे हैं रेंट में हर महीने इस 1 करोड़ वाले घर के लिए। लेकिन ये हमेशा 30,000 नहीं रहेगा, हर साल 10% बढ़ेगा, यानी कि वो 30,000 अगले साल हो जाएगा 33,000, और ऐसे हर साल 10% बढ़ता रहेगा। और ये घर आपका नहीं है, आपको लैंडलॉर्ड अलाउ कर रहा है यहाँ पे रहने की। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन आता है कि यार मैंने घर खरीदा क्यों नहीं। बट थोड़ा आगे चलते हैं। और फिर उनको पे करना डिपॉजिट, ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस। ये हम ले रहे हैं 1,20,000 रुपए, क्योंकि इसके बिना डिपॉजिट के और बिना ब्रोकरेज पे किए हुए वो इस घर में नहीं रह सकते। अब ये इनका टोटल कॉस्ट हो गया यहाँ रहने का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप देखेंगे इनका मंथली एक्सपेंस 72,000 है घर खरीदने के लिए, और इनका मंथली एक्सपेंस है 30,000। तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। फेयर कंपैरिजन तब होगा जब दोनों का एक्सपेंस सेम है, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब ज्यादा पे कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो 72,000 माइनस 32,000, जो डिफरेंस है इनको बोलेंगे वो डिफरेंस आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दो। ये जो मनी है वो इन्वेस्टेड रखेंगे 20 साल तक। 20 साल क्यों? बिकॉज इनका टेन्योर है 20 साल का इनके लोन का। अब क्या हो रहा है, दोनों इंडिविजुअल्स का आउटफ्लो हर महीने 72,000 है। अब ये हो गया फेयर कंपैरिजन। ईयर 1 और मंथ 1 रेंट पेड 30,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी 42,000। 42,000 क्यों? ये 72,000 का ईएमआई माइनस करके जो नंबर आया, जो भी नंबर है वो इन्वेस्ट कर दिया, और ये चला गया एसआईपी में। अब आप देखिए ये इन्वेस्टमेंट दूसरे साल तक भी चला,
लेकिन आप नोटिस करेंगे दो चीज। एक, रेंट 30,000 से 33,000 हो गया, तो ये खर्चा बढ़ गया। दूसरा, क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं दोनों को, SIP 42,000 से 39 हो गया। लोग SIP बढ़ाते हैं, हम इस एग्जांपल में SIP को कम कर दिए हैं और ये कम हो गया। आप अगर तीसरे साल में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वो 33,000 अब 36,000 हो गया है और आपका SIP और कम हो गया है। तो अगर आप स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, आप देखेंगे कुछ 10वें साल में आपका रेंट 70,000 रुपए हो गया है। और हम सब इस मोमेंट पे सोचते हैं यार ये 10% करके मैं इतना खर्च रहा हूं, मैं तो लूट लिया मेरे को। और आप उस दूसरी साइड देखेंगे कि आपका SIP भी, ये आपका लास्ट SIP था, इसके बाद 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं इनका नेट गेन। पहले आप देखिए इनका टोटल रेंट। अब टोटल रेंट 30,000 के कितना ही हो जाएगा, 2,04,00,000 रुपए। तो शायद आपके मम्मी पापा सही थे, आप रेंट दे रहे हो 30,000 महीने के, 20 साल में आपने 2 करोड़ दे दिए। इसमें तो घर खरीद सकते थे आप। ऑफ कोर्स रेंट करना गलत है, 2 करोड़ तो बहुत पैसे। लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लंप सम। याद है हमने 18 लाख कुछ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे इन आवर फर्स्ट ईयर। वो 18 लाख अब ग्रो कर गया है टू 1,26,00,000। और एक दूसरी इन्वेस्टमेंट थी जो थी SIP, इसका डिफरेंस जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप वो देखेंगे वो हो गया है 1.57 करोड़। इन सबको आप जोड़ दोगे, ये टोटल अब जा चुका है 2.83 करोड़ रुपीस। अब इनका नेट गेन है 2,80,00,000 रुपए माइनस टोटल रेंट पेड, क्योंकि वो खर्चा था। और जो बचता है इनके पास, इनका प्रॉफिट कह लो, गेन कह लो, वो है 79,36,059 रुपीस। अब मजे की बात यह है कि इसमें तो इनके पास घर भी नहीं था, ये तो रेंट पे रह रहे थे। और एंड में इनका रेंट आप देखेंगे 1,80,000 प्रति महीना हो गया था, जो कि बहुत पैसे होते हैं। तो ऑब्वियसली इतना रेंट तो ये पे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो घर 20 साल में ओनरशिप चली गई है। तो अब देखते हैं, अगर ये 79 लाख कमा लिए या गेन हो गया इनका गेन क्या था। इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट, सारे कॉस्ट मिला के 1 करोड़ नहीं है, 2.30 करोड़ है। घर की वैल्यू कितनी बढ़ती है थोड़ा मुश्किल है, तो इसको थोड़ा फेयर बनाने के लिए हम RBI की वेबसाइट गए और यहां पे एक इंडेक्स मिला जिसका नाम था ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली आपको बता देता है प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कितना बढ़ रहा है। और ये प्रॉपर्टी अब बढ़ के 4% बढ़ के 20 साल बाद हो गया है 2.32 करोड़, यानी कि सिर्फ 2 लाख का मुनाफा। आप बेचेंगे इसको 2,32,00,000 में, लेकिन कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली सिर्फ 2 लाख का मुनाफा हुआ है। आप इस शीट में अपने नंबर्स डाल के देख सकते हैं कि एक्चुअली फर्क कितना है। मोस्ट केसेस में अगर आप लोन ले रहे हैं वर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स इन दोनों एग्जांपल में रेंट जीता। लेकिन आप एक और चीज अभी मिस कर रहे हैं। याद है जब आप 10 साल के थे, आप घर से सुबह बाहर निकलते थे, पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलते थे, थक जाते थे, किसी पड़ोसी के घर जाके पानी पीते थे, फिर खेलना शुरू करते थे। तपती धूप में 12 बजे आप थकते नहीं थे, मम्मी घर बुलाती थी, जल्दी से खाना खा के फिर से बाहर निकल जाते थे। ऐसे ही शाम ढल जाती थी और फिर आप घर आके सो जाते थे। पूरा दिन आप खेलते थे और फ्रीडम था। फिर आया 12वीं कक्षा में, अब आपको प्रिपेयर करना है ट्यूशन के लिए, स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आ रहे हैं 12th के बोर्ड और आपका फ्रीडम आपसे छीन लिया जाता है। आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है और आप एक बॉक्स में रोज रूटीन फॉलो करके आप 12th की तैयारी करते हो। यानी कि आपका फ्रीडम अब कंपार्टमेंटलाइज हो गया है। लोन लेना कुछ ऐसा ही है, मानो कि आपका 12th का एग्जाम हर दिन हो रहा है 20 साल के लिए, क्योंकि आपका रूटीन अब है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, पैसे कमाने ही पड़ेंगे ताकि आप EMI भर पाओ। और अगर ये EMI बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप घूमने नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते और शायद अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं जी सकते। अब अगर आप 20s या 30s में हैं तो जाहिर सी बात है आपका मन नहीं लगता है अपने कंपनी में। 18 महीने आजकल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया है कॉर्पोरेट इंडिया में और आपको मन करेगा कि नई जगह जाऊं मैं, क्योंकि भैया मैं बोर हो रहा हूं। और इस वजह से आप कोई नए शहर जा सकते हैं या कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो तब
आपकी ईएमआई कौन देखेगा? आपको उस नए शहर में फिर से रेंट पे करना पड़ेगा और आपको डबल पे होगा। तो शायद आप 20s और 30s में हाई अर्नर अगर हो तो आपको शायद घर अभी नहीं खरीदना चाहिए, कर्ज अभी नहीं लेना चाहिए। अपने आप में इन्वेस्ट करो, सैलरी बढ़ाओ एंड ऑफ कोर्स उस मनी को इन्वेस्ट करो ताकि ये थोड़ा ग्रो हो और अपनी फ्रीडम अपने पास रखो। लेकिन कभी कभी बाइंग ऑल्सो मेक सेंस। अब आप सोचिए, अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, शायद आपने कोई लैंड बेचा हो या कोई लमसम अमाउंट आया हो और आपको लोन की शायद कम जरूरत हो, 20%, 30% और बाकी सारा आपके पास कैश है, तो घर खरीदना वुड मेक सेंस। यूजुअली जो लोग 40 से ऊपर के हैं वो शायद इसके बारे में सोचेंगे, 20-30 शायद थोड़ा कम सोचेंगे, क्योंकि इस पोर्शन पे अगर आपका कर्ज कम है तो एंटी कंपाउंडिंग नहीं होगा। लेकिन 4-2-0 रूल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको 5% रूल, 8.75% रूल मिलेगा। ये सब 400 BC है और मैं भी आपको शायद थोड़ा बहका रहा था। कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है। आप इस एक्सेल शीट पे जाइए, इन नंबर को भरिए और समझिए नेट गेन 20 साल में क्या हो रहा है और उसको लॉजिकली अब्सॉर्ब कीजिए। इसके बाद लैपटॉप को बंद करिए, सो जाइए। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, आपके हार्ट को पता होगा कि आपको शायद वो रेंट करना है कि खरीदना है। अगर आप इमोशनली कोई घर खरीदते हो और आपको नंबर्स नहीं मालूम तो शायद आपका डिसीजन गलत होगा। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अगर आपको तब भी लगता है कि घर खरीदना चाहिए तो आपको घर खरीदना चाहिए।